दोबारा बचपन में चला गया और लगा कि जैसे उसी में दोबारा पहुंच के उसी में दोबारा जी रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जबकि हिंदी ही हम लोगों की पहचान बन गई थी। मैं बताता हूँ कैसे। कि मेरे पिताजी फौज में थे और हम हर 3 साल के बाद हम लोगों की बदली हो जाती, ट्रांसफर हो जाती। देवलाली में थे जब थोड़ा सा होश आया था, हमारा में थे। वहाँ से हम लोग देवलाली मूव कर गए। देवलाली अगर कोई नहीं जानते थे तो बताता हूँ कि नासिक के पास एक शहर है, बहुत बड़ा आर्मी कैंटोनमेंट है, वहाँ में एयरफोर्स का स्टेशन भी है। वहाँ से हम लोग फरीदाबाद आ गए और फरीदाबाद से पिताजी की बदली होगी बैंगलोर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, संविधान बनाते वक्त जो खींचतान हुई थी, वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली फील की जब हम लोग बैंगलोर पहुंचे। क्योंकि बैंगलोर में सभी बच्चे ज़्यादातर जो आपस में बात करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो जब वहाँ पहुंचे, इंग्लिश में इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे। वैसे तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं, सारी पढ़ाई मेरी केंद्रीय विद्यालयों में हुई। तो हम लोग देखने लगे कि कोई और भी ऐसा बच्चा मिले जो हिंदी बोलने वाला हो, जिससे कम से कम आप बात तो कर लें। तो उसमें मेरे एक दोस्त थे लक्ष्मण सिंह शेखावत, वो सीकर जिले के थे, राजस्थान से। हम पंजाब से थे और एक कानपुर से थे, गौरव कुलश्रेष्ठ। तो हम तीनों का ग्रुप बन गया। तो हम लोग हिंदी गाइस थे वहाँ पर। तो हमें एक दूसरे से बात करके, जो भी बात हम करते थे पहले आपस में करते थे और फिर सोचते हिंदी में थे, बाद में कोशिश करते थे अंग्रेजी में बोलने की। लेकिन हाँ, यस, एक जैसे मैम ने बात की है कि हमारी हिंदी की कोई अंग्रेजी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी मातृभाषा में और एक राष्ट्रीय भाषा में जो आदमी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, वो कभी भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता। वो अधूरापन सा महसूस करेगा। और मुझे खासकर ये यूं लगा क्योंकि पंजाबी मैंने नहीं पढ़ी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह रही कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये था कि बाहर चाहे अंग्रेजी मारो, कुछ भी करो, लेकिन घर में ठेठ पंजाबी चल करनी। तो उस चीज़ ने एटलीस्ट कम से कम बोलने की प्रैक्टिस जरूर कर दी। और जब पंजाबी बोलता हूँ तो नोबडी कैन, ये कोई उसे दिखता नहीं है कि मुझे पंजाबी लिखने और पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ मैं लेता हूँ। अब ये होगी कंडीशन कि मैं वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। और उसकी भी जरूरत पड़ती है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैंने IIT UT से डॉक्टरेट हुआ है मेरा। उसके बाद पोस्ट डॉक में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी करा लिया था। आपकी तरह शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आप भाषा जो आपके लोग हैं, आप कविताएं अच्छी करते हैं। मैं तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेरा बैकग्राउंड है, तो हम लोग टेक्निकली ही सोचते हैं ज़्यादा। तो जब हम बाहर गए तो वहाँ इंग्लिश ने ही हमें हेल्प की वहाँ इस्टेब्लिश होने में, क्योंकि मेरे पास ऑफर थी जर्मनी से और USA से। तो मेरे सर ने कहा भी भाई आपको वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल जर्मनी में मिलेगा नहीं, तो वहाँ पहले आपको जर्मनी सीखनी पड़ेगी। भैया 3 में तो पहले मैं उनका मिक्स करके बोलता हूँ, शुद्ध तो रही नहीं कोई लैंग्वेज, और एक जर्मनी सीखनी तो फिर थोड़ा बहुत वो भी जुड़ जाएगी और एक साथ उसी में लग जाएगा। तो वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल थे, वहाँ बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई वगैरह होती। तो हिंदी अपने आप में एक कंप्लीट पूर्ण लैंग्वेज है ये। और इसमें जिस तरह से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं किसी और में कर सकते। अभी भी मैं पहले पंजाबी जब लिखता हूँ तो वो मेरी दिखाई दे के समझ आते हैं कि ये बेसिकली हिंदी पढ़ा हुआ है, और उसके बाद जो पंजाबी सीखनी वो जैसे वो ऊपर चाहते वो साथ है ना, तो वो हिंदी में ऐसे करके आते हैं, हर एक अक्षर को अलग से लिखते हैं। और पंजाबी हम लोग लिखते हैं फिर सीधी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहीं से पता लग जाता है ये बता बेसिकली जो है ना हिंदी को पंजाबी में अनुवादित करता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लहरी जी ने सोचा कि
एक टीचर्स का सम्मान कराया जाए। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं किसी डीसी को, एडीसी को, किसी पीसीएस ऑफिसर को बुलाने की, और मुझे लगता है कि ये आप ही लोगों का सम्मान नहीं होगा, ये एक टीचिंग कम्युनिटी का, एक टीचर के द्वारा ही सम्मान होगा, मेरा अपना भी सम्मान होगा। तो मुझे इनकी सोच पे गर्व है, और ये इतना सोचते हैं और उन्होंने मौका दिया। और अब थोड़ी सी दो बातें मैं आपसे ये कर दूं कि टीचिंग प्रोफेशन बेसिकली क्या डिमांड करता है। कि मैं कई बार स्टेज से कहता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे मुश्किल प्रोफेशन है। आप मुझसे पूछिए क्यों, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ टीचिंग प्रोफेशन आपको अपनी कथनी और करनी में गैप छोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खासकर उन स्कूल्स और कॉलेजेस में जो रेजिडेंशियल हो या हॉस्टल्स हो। वहाँ बच्चे जो हैं आपको दिन में क्लासेस अटेंड करते हैं, शाम को आप सैर कर रहे हैं फैमिली के साथ, तभी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप क्या प्रीच करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, इसका लगातार आंकलन होता चला जाता है। आप बुरा ना मानिएगा, मैं लेकिन एक बात ये कहूँ कि क्लास में एक टीचर अगर 7 बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर बड़े बच्चे हैं जैसे अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो एक टीचर तो 7 बच्चों को आंक रहा है, लेकिन 7 बच्चे तो और अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं तो प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी की कहाँ ज़्यादा है, राइट। और बच्चे वैसे भी मैं बताऊँ, बच्चे बड़े शार्प होते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो आप उनको सुनाना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं। वो ऊपर से नीचे तक सारी मैच नहीं देखते। अगर हम अपनी उम्र में देखते रहे तो हमारे ही बच्चे हैं ना, ठीक है। मुझे याद है कि मजाक में लीजिएगा कि हलवारा में मैं शायद उस समय लोअर के जो अपर के या फर्स्ट क्लास में होगा, बहुत छोटी क्लास में था। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और वो एयरफोर्स पुलिस में थे। तो बाई चांस उनको अपनी ऑफिसर की वाइफ को जीप में बिठा के, क्योंकि एयरफोर्स पुलिस वालों के पास जीप होती है, वो उनको ले आ रहे थे। तो मैं बस में बैठा था ऐसे करके, मैंने ऊपर से देखा, मैं ये वहाँ सारी बड़ी आंटी कहाँ से बैठी है। तो मैंने जाके अपनी मम्मी को बताई। तो मेरी मम्मी ने समझाया, भाई बच्चों के सामने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, राइट। और वो सीखने की वो चीज कैसे अब चोरी नहीं छुपनी, ऐसी मजाक में बात कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जिस तरह से सोचते हैं ना, वो उससे कहीं ज़्यादा शार्प होते हैं। और कई बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है सुन के जब कोई टीचर किसी बच्चे के बारे में कहता है इसको कुछ नहीं आता, ये किसी काम का नहीं। बेसिकली वो टीचर अपनी कैपेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा होता है। एक टीचर ने तो जिस बच्चे को नहीं भी आता उसको भी सिखाना होता है। प्रतिभा नहीं भी है तो उसको भी प्रतिभाशाली बनाना होता है। यही तो इसी की वजह से तो टीचिंग प्रोफेशन टफ है, राइट। अगर बहुत ही पहले ही आपको सीखे स्टाइल बच्चे मिल जाए तो फिर आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या होगी, समझे। और यकीन जानिए, जिस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो संस्कार कहाँ से सीखते हैं, राइट। आज का संस्कार शाला लगाने की जरूरत पड़ गई। मुझे कई बार ये लगता है कि कहीं पेरेंटिंग में कमी तो नहीं हो गई, नहीं तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग और अगर टीचर्स रोल मॉडल हो, आइडियल हो, तो मुझे लगता है कि शायद सिखाने की, ये सीखने वाली चीज नहीं होती, ये तो वैसे परिवार से मिल जाती है, आचरण से ही सीख जाता है। इसी बात पे मैंने आना था इसके बाद कि आपके बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे आप करो, और जो आप कर रहे हैं वो आपके बिना कहे आपको करेंगे।